हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का इतिहास विषय पढ़ेंगे। इसमें छठा पाठ है स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। स्वतंत्रता आंदोलन युग किस तरह प्रारंभ हुआ, इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। आप जानते हैं हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किस तरह से लोगों ने अपना योगदान दिया, इस स्वतंत्रता आंदोलन इसका आपको प्रमाण है, आप देख सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। अंग्रेजी शिक्षा के भारतीय समाज जीवन पर मिले जुले परिणाम हुए। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी शिक्षा नीति अपनाकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। नवशिक्षित समाज ने जिस पुनर्जागरण का प्रारंभ किया, उससे राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ। भारत के अलग अलग प्रदेश में चलने वाले आंदोलनों के कारण विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संस्थाओं का एक सूत्रीकरण करने, राजनीतिक रूप से जागृत करते हुए विभिन्न दलों और लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हितों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विभिन्न दलों और लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हितों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर राष्ट्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी। सबको एक सूत्र में बंधने की जरूरत थी और उसके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण भी हुआ था। तो अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, जो अंग्रेज थे उनके समय में प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। अंग्रेजी प्रशासन के कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। एक ही सूत्र में शासन होने लगा। संपूर्ण देश में समान नीति विधि शासन के सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और सेना की वेगवान गतिविधियों के लिए रेल सड़कों का जाल बिछाया, रेल चलाई, सड़कें बनवाई इस तरह। परंतु इन भौतिक सुविधाओं का लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इनको बनाया, लेकिन इसका लाभ भारत के लोगों को भी हुआ। भारत के अलग अलग प्रांतों के लोगों का पारस्परिक संबंध बढ़ा और उनके बीच संवाद में वृद्धि हुई। साथ ही राष्ट्र भावना बढ़ने लगी। लोगों में राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति का जो प्रवाह था कई स्रोतों से इंग्लैंड की ओर बहने लगा। यानी भारत में जो संपत्ति थी वह इंग्लैंड की ओर जाने लगी। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। किसानों को बलपूर्वक नगदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, जो है अंग्रेज लोग किसानों को बाध्य करते थे कि तुम्हें जो है नील की खेती करना है, नगदी फसलों की खेती करना है। लगान का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया। निरंतर आने वाला अकाल जैसे कारणों से भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, यानी बहुत परेशान हो गए। पारंपरिक उद्योग धंधों का ह्रास होने लगा, इनका भी ह्रास होने लगा, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ने लगी। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा। पूंजीपति लोग श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगे। मध्य वर्ग पर नए नए कर लादे जाने लगे। परिणाम स्वरूप लोगों के मन में असंतोष धधक रहा था। अंग्रेजों के प्रति लोगों में असंतोष पैदा हो गया था। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के कारण न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र जैसी नई संकल्पनाओं से भारतीयों का परिचय हुआ।
भारतीयों ने बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किया जाना फलतः हमारे देश का शासन चलाने में हम सक्षम हैं तथा इन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की उन्नति साध्य करनी चाहिए, यह भावना बलवती होने लगी भारत के निवासियों में। भाषाई विविधता से संपन्न ऐसे भारत को अंग्रेजी भाषा के कारण संपर्क का एक नया माध्यम भी मिला। चूँकि अंग्रेज लोग अंग्रेजी में शिक्षा देने लगे, सभी लोगों को अंग्रेजी आने लगी, इसलिए उनको एक दूसरे से संपर्क करने में आसानी हो गई। भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। कोलकाता में अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों की जांच पड़ताल कर उन पर शोध कार्य प्रकाशित किए गए। डॉक्टर भाऊ दाई जिलाट, डॉक्टर राघव भंडारकर जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। हमें प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त है, इसका बोध होने से भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई। पुणे में भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर संस्था विगत 100 वर्षों से कार्यरत है। यह डॉक्टर राघव भंडारकर, इन्होंने पुणे में जो प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर बनाई है, ये 100 वर्षों से कार्यरत है। आगे है समाचार पत्रों का कार्य। समाचार पत्र का क्या कार्य है जानते हैं। तो इसी समय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक सामाजिक जागृति होने लगी लोगों में। दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत, बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों के 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कोलकाता के विख्यात वकील विमोच चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन सब ने मिलकर के इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे। प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, अंग्रेज सरकार सेना व्यय में कटौती करे जैसी मांगों का निवेदन सरकार को दिया गया। इस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना, एक दूसरे की समस्याओं को समझबूझकर उन पर विचार विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि लाना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना आदि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। नरम दल का कालखंड 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो है, राष्ट्रीय सभा की स्थापना के पश्चात प्रारंभ के दशक में इसका कार्य धीमी गति से परंतु निरंतरता के साथ चलता रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यथार्थवादी और उच्च शिक्षित थे। उनका मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए। उन पर पश्चिमी बुद्धिजीवियों के उदार मतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों का प्रभाव था।
उन्हें विधि अथवा कानून के मार्ग पर चलने में विश्वास था। वे आशा करते थे कि कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर मांगे रखने से अंग्रेज हमारी मांगों के साथ न्याय करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब लोग नरम दल के प्रमुख नेता थे। प्रांतीय विधिमंडल में जनप्रतिनिधि हो, शिक्षित भारतीयों को नौकरियां मिले, बढ़ते सैनिकी व्यय में कटौती हो, लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए, जैसे विभिन्न प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अधिवेशन में रखे। राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के लिए आगे चल कर के अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति का अवलंब किया। गरम दल का कालखंड। गरम दल का कालखंड 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी का है। जो भारत के सभी नेता जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक थे, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत को परे रखकर राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठा आ रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और कानूनी ढंग से आंदोलन आगे ले जाने पर उनमें एक मत था। फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्यपद्धति को लेकर मतभेद थे। ये मतभेद सैद्धांतिक स्वरूप के थे। राजनीतिक आंदोलन में उत्पन्न हुए इन मतभेदों के आधार पर दो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए। शांतिपूर्वक और कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता नरमपंथी माने गए और स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए, यह मानने वाले गरमपंथी नेता कहलाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरमपंथी नेता माने जाते हैं। इनको बाल जो है लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गरमपंथी नेता माने जाते थे। प्रारंभिक समय में गरमपंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों, राष्ट्रीय पर्वों और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मार्गों का अवलंब किया। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों द्वारा सरकार की कटु आलोचना की। बंगाल प्रांत में अमृत बाजार पत्रिका गरमपंथी विचारों का मुखपत्र थी। पारस्परिक मतभेद को भुलाकर लोग इकट्ठे आए, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो तथा राष्ट्र पुरुषों के कार्यों द्वारा साधारण लोगों को प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती तथा गणेशोत्सव पर्वों का आयोजन कराया। उनका विचार था कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आएं तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाएगी, परंतु धार्मिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आएं तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगा नहीं पाएगी। तिलक ने मंडाले के कारागृह में गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का तारतत्व कर्मयोग है और लोग भी कर्मशील बने रहें, इस पर उन्होंने बल दिया। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण हो, इसलिए गरमपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए। गरमपंथी नेताओं का मानना था कि यदि लाखों करोड़ों लोग स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होकर सरकार को चुनौती देते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं, तभी सफलता मिलेगी। आंदोलन को अधिक प्रखर बनाना चाहिए, इस पर इन सभी का एक मत था, परंतु उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रतिपादित किया कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह की भूमिका न लेते हुए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। नरमपंथी नेताओं ने आंदोलन की नींव रखी और गरमपंथी नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी ने हाहाकार मचाया था। सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए रैंड नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। प्लेग के रोगियों को खोज निकालने के लिए उसने तलाशी लेने का अभियान प्रारंभ किया। लोगों पर अन्याय अत्याचार किए गए, इसका प्रतिशोध लेने के लिए
चाफेकर भाइयों ने उसकी हत्या की। सरकार ने तिलक के साथ इस षड्यंत्र का संबंध जोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया, परंतु इसमें सफल न होने पर भी सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में बंद कर दिया। बंगाल का विभाजन। हिंदू मुस्लिम समाज में फूट का बीज बो करके फूट डालो और राज करो, इस नीति का अवलंबन करना अंग्रेजों ने निश्चित किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने आग में घी का काम लिया। बंगाल एक विशाल प्रांत था। इस प्रांत का शासन चलाना प्रशासकीय दृष्टि से कठिन होने का कारण बता करके लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इस विभाजन के अनुसार मुस्लिम बाहुल संख्यकों का पूर्व बंगाल और हिंदू बाहुल संख्यकों का पश्चिम बंगाल बनाया गया। विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिमों में फूट उत्पन्न कर स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना इस नीति का एक छद्म उद्देश्य था। बंग भंग आंदोलन। जो बंगाल विभाजन हुआ था वह जो है भंग हो, ये भी जो है बताया गया है। बंग भंग आंदोलन किस तरह चला? केवल बंगाल में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में विभाजन के विरोध में जनमत जागृत हुआ। 16 अक्टूबर यह विभाजन का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण भारत में निषेध सभाओं द्वारा सरकार की निंदा और भर्त्सना की गई। सभी स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का उपक्रम आयोजित किया गया। सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया। बंग भंग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा और फैल गया। अब यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। असंतोष की प्रखरता देख करके 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुसूत्री कार्यक्रम। राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुसूत्री कार्यक्रम क्या है? 1905 ईस्वी की राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नामदार गोखले थे। उन्होंने बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया था। 1906 ईस्वी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने मंच से स्वराज शब्द का पहली बार उच्चारण किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में संदेश दिया कि एकजुट रहो, जी जान से प्रयास करो और स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करो, जिससे आज लाखों करोड़ों भाई निर्धनता, भूखमरी और रोगों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है और विकसित राष्ट्रों में भारत को भी सम्मान का स्थान प्राप्त था, वह पुनः प्राप्त होगा। इसी अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार की चतुसूत्री को राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मत से स्वीकारा। स्वदेशी आंदोलन के कारण हम स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के मार्ग पर चलने के लिए हमारे देश की पूंजी, संसाधन, मनुष्य श्रम और अन्य सभी साधनों को हमें एकत्रित करना होगा और इसी के द्वारा हम देश का कल्याण साध कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं और माल पर बहिष्कार डालना पहली सीढ़ी है, तो विदेशी शासन का बहिष्कार करना अगली सीढ़ी होगी। इन नेताओं का मानना था कि बहिष्कार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पर ही आघात किया जा सकता है। गरम और नरम पंथियों के बीच मतभेद भी था। ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके बारे में
आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की। लोगों में देशभक्ति की भावना निर्माण कर स्वार्थ त्याग की सीख देना, धर्मों एवं जातियों के बीच के विरोध को नष्ट करना और सामाजिक सौहार्द निर्माण करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि जो है भारत स्वयं समाज के मुख्य उद्देश्य थे। तो गरम और नरम पंथी, जो गरम दल था और नरम दल था, दोनों पंथ के लोग जो थे उनके बीच थोड़ा मतभेद भी हो गया। वो मतभेद क्या है देखेंगे। 1907 ईस्वी में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो पंथियों के बीच के वैचारिक मतभेद पराकाष्ठा तक पहुंच गए, यानी बहुत आगे तक बढ़ गए। नरमपंथियों का प्रयास था कि स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को अलग रखा जाए, जबकि गरमपंथियों का प्रयत्न यह था कि उनका यह प्रस्ताव सफल न होने पाए। नरमपंथी नेता नामदार गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ने गरमपंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि गरमपंथी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अधिकार और नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं। लाला लाजपत राय ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। तिलक का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच है और उसमें फूट पैदा नहीं होनी चाहिए। अधिवेशन के समय तनाव बहुत बढ़ गया और समझौता होना असंभव हो गया। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। ये जो है तीन नेता बैठे हुए हैं चित्र में, लाल बाल पाल, ये जो है गरम दल के नेता हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता जो है प्रमुख गरम दल के नेता हैं। अंग्रेज सरकार का दमन तंत्र। बंग भंग के पश्चात प्रारंभ हुआ प्रभावी जन आंदोलन देख करके सरकार व्यग्र और बेचैन हो उठी, परेशान हो उठी। इस आंदोलन की रोकथाम करने के लिए सरकार ने दमन तंत्र का अवलंबन किया, दमन करना प्रारंभ किया। सार्वजनिक सभाओं पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया कि कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। इस कानून की अवज्ञा करने पर कठोर दंड दिए गए। विद्यालय जाने वाले छात्रों को हंटर से पीटा गया। समाचार पत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। सरकार की आलोचना करने के आरोप में अनेक छापाखाने जब्त कर दिए गए, बंद कर दिए गए। लेखकों और संपादकों को कारावास में बंद किया गया। सरकार ने गरमपंथी नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। बंगाल में इसकी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दी। क्रांतिकारियों ने गोलीबारी तथा बम हमलों का मार्ग अपनाया। इन बम हमलों का केसरी समाचार पत्र के माध्यम से समर्थन करने वाले लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें 6 वर्षों के लिए म्यांमार के मंडाले के बंदीगृह में भेजा गया। बिपिन चंद्र पाल को कारागृह का दंड दिया गया और लाला लाजपत राय को पंजाब से निष्कासित किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना। बंग भंग आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता का प्रचंड समर्थन मिला था। यह देखकर अंग्रेज सत्ताधीश अशांत और परेशान हो गए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति का पुनः अवलंबन किया। अंग्रेजों ने यह कहना प्रारंभ किया कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने हेतु उनका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है। अंग्रेज सरकार के प्रोत्साहित किए जाने से मुस्लिम समाज के उच्च वर्णियों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में गवर्नर लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज अधिकारियों के प्रेरित किए जाने से 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मोर्ले मिंटो कानून। मोर्ले मिंटो कानून क्या है? भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के कामों को लेकर असंतोष था। जनता में यह भावना व्याप्त थी कि भारतीय जनता की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं। कर्जन की दमन नीति, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियों में समाविष्ट न कराना, भारत के बाहर अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला अपमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार आदि बातों से भी असंतोष में वृद्धि हुई।
भारतीयों के इस असंतोष की अस्थायी मरहम पट्टी करने के लिए मोर्ले मिंटो सुधार कानून 1909 ईस्वी में बनाया गया। इस कानून के द्वारा विधि पालिका में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों का समावेश विधि पालिका में कराने का प्रावधान भी किया गया। इसी कानून के अनुसार मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना की गई। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के कारण, जो नीति अपना रहे थे कुटिल नीति, अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के कारण भारत में अलगाववादी प्रवृत्ति के बीज बोए गए, जो कि हिंदू मुस्लिम अंत में जो हमारा देश अलग हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्पन्न हुए मतभेद को समाप्त करने के प्रयास हुए। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार मुस्लिमों के स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता प्रदान की और भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग देना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। होम रूल आंदोलन 1914 ईस्वी में तिलक मंडाले के कारावास से रिहा हुए। इस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध के सीधे परिणाम भारत को भी सहने पड़े। आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाए। परिणामतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। इस स्थिति में डॉक्टर एनी बेसेंट, जो चित्र में देख रहे हैं डॉक्टर एनी बेसेंट हैं, और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल अर्थात हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं। इसी को स्वशासन भी कहते हैं। आयरलैंड में भी उपनिवेशवाद के विरोध में ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी आधार पर भारतीय होम रूल आंदोलन ने स्वशासन के अधिकार अंग्रेज सरकार के पास मांगे। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और लोगों तक स्वशासन की मांग पहुंचाई। तिलक ने दृढ़तापूर्वक कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूँगा। ये जो है तिलक जी का कथन था। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। यूरोप में युद्धजन स्थिति भारतीय जनता में बढ़ता जा रहा था। इस असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता जैसी परिस्थिति में भारतीयों में सहयोग पाना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसलिए सुधार की अगली किस्त भारतीयों को देने से तात्पर्य भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने चाहिए, यह अंग्रेज सरकार ने सोचा। तब तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 1917 ईस्वी में घोषणा की कि भारत को चरणबद्ध रूप में स्वशासन के अधिकार और उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी। तिलक ने भी घोषित किया कि यदि सरकार भारतीयों की मांगों के बारे में सहानुभूति और विवेकशीलता से काम लेगी तो भारतीय जनता भी सरकार को सहयोग देगी। लोकमान्य तिलक की इस नीति को प्रतियोगी सहकारिता कहते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कानून, ये कानून क्या है? 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में संवैधानिक सुधार लाने हेतु एक कानून पारित किया। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कानून अथवा रिपोर्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार गौड़ अथवा दोयम दर्जे के खाते भारतीय मंत्रियों को दिए गए, परंतु वित्त, राजस्व, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के अधिकार में थे। 1919 ईस्वी के कानून के अनुसार भारतीयों द्वारा की गई उत्तरदायी सरकार की मांग को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं किया गया था। इस कानून ने सभी को निराश किया। इस कानून की लोकमान्य तिलक ने
यह कहकर आलोचना की, यह स्वराज नहीं है और ना ही उसकी यह स्वराज नहीं है और ना ही उसकी नींव है। यह कह करके लोकमान्य तिलक ने इसकी आलोचना की। सभी भारतीय इस बात को समझ चुके थे कि यदि सरकार को झुकाना है तो आंदोलन को अधिक प्रखर बनाने की आवश्यकता है। भारत नए आंदोलन के लिए तैयार हुआ। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।